Hello students, welcome back to the channel. So today we are starting a new series, The Concept Corner. तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर क्या है बच्चों? इसमें हम मैथ्स के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा फोकस नहीं होगा, बल्कि हमारा फोकस होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करें। रीजन, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि कभी क्वेश्चन में रूट वाले नंबर्स देख के डर लगा है? तो अब आपको अपने डर को भुलाना होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको रूट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका डर भगाते हैं। ओके, तो बच्चों रियल नंबर्स का मतलब जान लेते हैं। नंबर्स ब्रॉडली टू कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, आप ये 11th क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो तरीके होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर्स जो रूट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि √3, √5 और √6 एंड एक्सेट्रा। हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे कि इरैशनल नंबर को और कौन कौन से नंबर है जिसे हम इरैशनल नंबर कहते हैं। देन रियल नंबर का एक और क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी पे एंड होते हैं, मतलब 1 से इंफिनिटी के बीच में आने वाले जितने नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है होल नंबर, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब होल नंबर है। ओके, नाउ इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शंस, हर वो नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, -3/4 एंड एक्सेट्रा। देन डेसिमल्स, वो नंबर जिसे हम पॉइंट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 6.88, 9.26, 3.97। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1.5। तो 3/2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है बच्चों? 1.5। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब होता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो जो आपका आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसी को डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। ठीक है, नाउ डेसिमल एक्सपांशन दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होने का मतलब होता है स्टॉप होना। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो होते हैं जो स्टॉप हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं। जैसे अगर हमने 3 को 2 से डिवाइड करके लिखा था तो आंसर आया था 1.5 और रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका था। तो जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब अगर हमारा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को और आंसर 0.2222 ये आ रहा है, ठीक है, या फिर 0.757575, ठीक है, तो वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जो कि रिपीटिंग है। अगर सेम नंबर आपका कोई नंबर रिपीट होता जा रहा है तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, वो स्टॉप तो नहीं हो रहा है पर वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे कि 1.326948 जिसमें आपको कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, एक पैटर्न रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं ये रैशनल होते हैं। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ये भी रैशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये इरैशनल होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन, जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं जो आपका आंसर आता है उसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपांशन जो स्टॉप हो रहा है। स्टॉप कब होगा? जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब आप डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जब आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, वो क्या हो रहा है? स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसमें भी दो टाइप्स के हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जब आपका सेम नंबर या एक सेम ग्रुप ऑफ नंबर, एक सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है,
दैट इज नोन एज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इफ आपका जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हम किसी भी नंबर, ठीक है, जैसे कि हमने लिया 3, ठीक है, जब हम उसके ऊपर पावर लगा देते हैं तो यहाँ पे 3 क्या है बच्चों, बेस है, और 2 क्या है, उसकी पावर यानी कि उसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो कौन कौन से आप बोल सकते हैं फॉर्मूलेस या लॉज आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले a की पावर -b। अब ऑब्वियसली यहाँ पे a की जगह पे कोई नंबर होगा और b की जगह पे कोई नंबर होगा, ठीक है। जब भी a यानी कि किसी भी बेस नंबर की पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको सबका एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जो बेस है हमारा a, उसकी जगह हम ले लेते हैं 3, ठीक है, और उसकी पावर है -2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1/3 की पावर 2, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपके बेस सेम है, ठीक है, और पावर अलग है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इनका बेस सेम है और पावर अलग है, तो क्या होगा बच्चों, बेस सेम रह जाएगा और पावर प्लस हो जाएगी। 2 + 4 is 6, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर आपका बेस सेम है और पावर अलग है और वो डिवाइड में है, तो क्या होगा बच्चों, 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 - 4, ठीक है। अब अगर आपका बेस की कुछ पावर है और फिर उसकी भी कुछ पावर है, तो दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे कि 3 की पावर 2 की पावर 4, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 4 8, ठीक है। अब अगर आपकी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या होगा, जैसे कि 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 विल बी 3/5 की पावर 2, पावर दोनों की कॉमन हो जाएगी। अब अगर आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 विल बी 3 × 5 की पावर 2, ठीक है। अब अगर आपकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या है, डिवीजन में है, अपॉन में है, तो 3 की पावर 2/5 विल बी, जो 5 है आपका वो रूट के बाहर लिखाएगा, √3 अपॉन, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली हो जाती है 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक रिकेप ले लेते हैं हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर की पावर, ठीक है, और जिस नंबर की पावर होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो बेस और पावर के बारे में ये है, ठीक है। अब अगर आपकी बेस की जो पावर है वो नेगेटिव होती है, तो वो नंबर पावर के साथ ही क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कि 1 की अपॉन में आ जाता है। अब अगर आपके दो ऐसे नंबर है जिनका बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या होता है, जो आपका बेस है वो एक ही रह जाता है और जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपके बेस सेम है और पावर अलग है और वो डिवीजन में है, तो आपके बेस वही रहता है, पावर्स माइनस हो जाती है। अब अगर आपका एक बेस है और एक पावर है और उसकी भी पावर है, तो दोनों ही पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो आपके बेस डिवाइड हो जाते हैं, पावर कॉमन रह जाती है। अब अगर आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों ही बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन रह जाती है।
उसके बाद अगर आपकी जो बेस है उसकी पावर क्या है, डिवीजन में, अपॉन में है, तो बेस आपका रूट में चला जाता है, ठीक है, और यहाँ आपका जो डिनोमिनेटर है, पावर का डिनोमिनेटर आ जाता है, और उनका होल पावर क्या हो जाती है, आपका जो न्यूमरेटर रहता है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हो जाता है 1। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। स्टार्टिंग में ही 3 ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो है, ठीक है। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे मैम ने कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 3 ही पढ़ा है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इतने सारे, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको इनमें से कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ करवा कर दिखाऊंगी, ठीक है। पहला आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे कि थ्योरेटिकल है, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, या एवरी होल नंबर इज अ इरैशनल नंबर, या एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, लाइक दैट, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने वो फ्लो चार्ट अच्छे से कर लिया होगा तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट कॉर्नर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो दूसरी सीरीज लाएंगे उसमें हम बिल्कुल सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कॉर्नर का पार्ट नहीं है ये। उसके बाद फाइंड रैशनल और इनरैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के दोनों तरीके के क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपको रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए भी एक क्वेश्चन है, और आपको इरैशनल नंबर फाइंड करने के लिए भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि रैशनल नंबर फाइंड कीजिए दो नंबर के बीच में, और एक क्वेश्चन में बोलेंगे आपको कि इरैशनल नंबर फाइंड कीजिए दो नंबर के बीच में, तो हम वो भी सीखेंगे। उसके बाद लोकेट रूट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको कोई भी नंबर दे दिया होगा, ठीक है, आपको कहेंगे कि आपको उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों ये नंबर लाइन भी दो तरीके की है, तो हम दोनों ही तरीके की नंबर लाइन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन, अभी हमने जो देखा, अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन वाला फ्लो चार्ट क्लियर है तो आप डेसिमल एक्सपांशन के क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट नहीं है ये, हम किसी और सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी डेसिमल एक्सपांशन दे दिया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन लिखा है वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो आपको दे दिया होगा और आपको कहेंगे कि आपको उसको बताना है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आपको किसी एक नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको वो रैशनल और इरैशनल को क्लासिफाई करने के लिए कहेंगे, ठीक। अब रैशनल और इरैशनल का क्लासिफिकेशन भी आपने जो फर्स्ट फ्लो चार्ट है उससे समझ लिया है, इसलिए वो भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आपको सिर्फ उसमें वैल्यू डालनी है, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के भी क्वेश्चन है, ओके। तो एक बार मैं वापस से रिकेप करवा देती हूँ आपको। हमने देखा कि हमारे इतने सारे 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इन 9 टाइप्स में से 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि आपका फर्स्ट फ्लो चार्ट अगर आपने अच्छे से किया तो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डेसिमल एक्सपांशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डेसिमल एक्सपांशन का फ्लो चार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्लासिफाई एज रैशनल एंड इरैशनल डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपका फर्स्ट फ्लो चार्ट से हो जाएगा। और लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो अभी हमने आपको बताए थे, अगर आपने वो लॉज याद कर लिए, फॉर्मूलेज याद कर लिए तो हो जाएगा। मतलब ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम बस इनके क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, और किसी भी दो नंबर के बीच में पहले तो हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है कि इरैशनल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दो नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के जैसे ही क्वेश्चन दिया है हमने कि आपको 7 और 8 के बीच में क्या फाइंड करना है, आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब 7 और 8 के बीच में तो आपको कोई नंबर दिख नहीं रहा होगा, बट आई वुड से कि 7 और 8 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब पता करते हैं कैसे इनको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे we will multiply 7 and 8 with 4 plus 1, that is 5. Okay.
अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4। तो आप 4 + 1 5 से उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने नंबर फाइंड करने हैं उस पर 1 प्लस कर लीजिए और जिन दो के बीच में फाइंड करना है उनसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो हमने 7 में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 आया और हमने 8 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 7 को 35 बना दिया है, तो आप वापस से 35 को 7 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों? 7 इज इक्वल्स टू 35/5, ठीक है। 7 इज इक्वल्स टू 35/5, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो 7 है वो 35 बन चुका है और जो हमारा 8 है वो 40 बन चुका है। अब हम 35 से 40 के बीच में 4 नंबर्स लिख देंगे। अब देखिए 4 रैशनल नंबर्स हमें लिखना है 35/5 और 40/5 के बीच में, तो के बीच में लिखना है, इसलिए हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। 35/5 से बड़ा होता है 36/5, 37/5, 38/5 और 39/5। देखिए 1 2 3 और 4, ये आ गए हमारे 4 रैशनल नंबर्स। जी हाँ, इतना ही इजी था। एक और बार देखते हैं बच्चे, एक रिकेप लेते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या करना था, हमें 7 और 8 के बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसको उसमें हमने +1 किया और दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। +1 करने का रीजन ये रहता है बच्चों कि आपको ये दोनों टर्म एक्सक्लूड करके इनके बीच में नंबर फाइंड करना होता है, इसलिए हम +1 करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 + 1 5, आपने दोनों ही नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमें वापस से वही नंबर चाहिए, हमें उस नए वाले नंबर को पुराने वाले नंबर में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 में मल्टीप्लाई में था उसे आके डिवाइड में आ गया, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 35 को अगर हमने 7 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। सेम चीज हमने 8 के साथ करी, ठीक है। अब 35/5 और 40/5, ये 35/5 क्या है 7 और 40/5 क्या है 8, तो हमने इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिखने जो कि है 36/5, 37/5, 38/5 और 39/5। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आप अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए और इन नंबर्स को डिवाइड करके देखिए, वो नंबर्स आपके 7 और 8 के बीच में ही होंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। और एक और बात बच्चों, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्मेट में उसको लिखना है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी या कोई स्टेप मिस कर दी तो क्योंकि सिर्फ 2 स्टेप का जो ये सोल्यूशन है, अगर आपने इसमें भी कुछ मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि 7 और 8 किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे होल नंबर्स लिए हैं, आपकी बुक में फ्रैक्शंस में नंबर्स दिए हैं, तो पहले मैं आपको होल नंबर से बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि फ्रैक्शन में कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको सेम क्वेश्चन सेम है, बस मैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने इरेशनल लिया था और इस क्वेश्चन में सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने रैशनल लिया था और इस क्वेश्चन में इरेशनल, ठीक है। अब इसमें भी आपको 4 इरेशनल नंबर्स ही फाइंड करना है। अब अगर मैं बात करूँ 7 की, ठीक है, तो 7 एक होल नंबर है। अब अगर मुझे 7 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों, 7.0, ठीक है। और अगर मुझे 8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी 8.0, ठीक है। अब
मैं 7.0 और 8.0 के बीच में हम क्या देखने वाली हूँ, रैशनल नंबर देखने वाली हूँ। अब जब हमने डेसिमल एक्सपांशन पढ़ी थी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन लिखूंगी और वो इरैशनल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ओके, तो मैंने जैसे कि लिखा 7.0 है हमारे पास, तो चलिए हम 7.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक इरैशनल नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 0 1 0 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 0 0 1 0 0 0 1 एक एक जीरो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये इरैशनल है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए एक ले लेते हैं 3 7 7 3 7 7 7 3 7 7 7 7। ठीक है, और हम ले लेते हैं 7.90 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इनके पीछे डॉट लगाना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो इट डिपेंड्स ऑन चेकर कि वो मार्क्स कट करता है या नहीं, बट लॉजिकली वो मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, ओके, तो एक रिकेप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दोनों ही नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा। डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता है कि वो डेसिमल एक्सपांशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल होते हैं। तो हमने अपने मन से, यहाँ कोई मेथड अप्लाई नहीं हुई है, जरूरी भी नहीं है कि जो नंबर मैंने लिए हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। मैंने 3 नंबर लिए हैं, हो सकता है आपका फ्रेंड के कुछ और नंबर हो, आपके कुछ और नंबर हो, आपके स्कूल के टीचर के कुछ और नंबर हो। ठीक है, को इन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, तो मैंने ये 3 लिए हैं। ठीक है, अब हमने मन से कुछ भी इरैशनल नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉट्स का ध्यान रखना है। अब ये इरैशनल है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये इसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन रिपीट हो रहा है। देखिए 1 0, आप ये नहीं कह सकते कि 0 या 1 रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर 7.010101 होता तो ये रैशनल होता, पर हमने क्या लिया है 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये रिपीटेशन नहीं कहलाता है, इसको हम रिपीट करना नहीं कहते। हाँ, अगर आपने एग्जाम में 7.010101 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 5 सेंटीमीटर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ईजी है। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 4 सेंटीमीटर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, अगेन बहुत ईजी है। वैसे ही अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें √5 का मेजरमेंट नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, √5 की वैल्यू होती है 2.236। ओके, बट आप ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करें, और बाद में हम चेक करेंगे कि हमारे √5 की लेंथ कितनी आनी चाहिए, 2.236 आनी चाहिए। ऑन एन एवरेज हम इसको मान लेते हैं 2.2। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन क्या है, उसकी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं जिसका हाइपोटेन्यूज क्या हो, √5 हो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब हाइपोटेन्यूज हमें √5 चाहिए, तो अब हम ये देखेंगे कि हम बेस कितना लें और परपेंडिकुलर कितना लें। ठीक है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज √5 चाहिए तो अब हम ये देखेंगे कि हमें बेस कितना लेना चाहिए और परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें √5 चाहिए, तो चलिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे 1 1 डाल के देखते हैं। ठीक है, हमने डाला परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, बेस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर 2 मत लिख दीजिएगा बच्चों, और 1 स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2। तो यहां से तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो √2 आ रहा है। ठीक है, पर हमें तो √5 चाहिए, तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर को 1 ही रखते हैं और बेस को 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस बेस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो आ गया 5, और हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया √5। तो हाँ, हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों जिसका परपेंडिकुलर 1 हो और बेस 2 हो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। देखिए बच्चों, ये सब जो हमने किया है ये सब रफ वर्क है, एक्चुअली रफ वर्क भी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये आपको एग्जाम में हमेशा नहीं करना है, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब नंबर लाइन पे ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई है, 0 1 2 3 एंड 4। वैसे तो नेगेटिव नंबर्स का काम नहीं है इस नंबर लाइन पे, पर कोई बात नहीं, हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, आप नहीं भी अगर प्लॉट करते हैं तो चलेगा, -2 -3 -4। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई है बच्चों। अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 2 सेंटीमीटर हो और परपेंडिकुलर 1 हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को, जो हमारा 0 वाला पॉइंट है, इसे हम ले लेते हैं ए, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर कितना है बच्चों, यहाँ पे, और इसको ले लेते हैं बी। तो ये बन गया हमारा बेस 2 सेंटीमीटर। अब हमें 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है जो कि क्या हो, 1 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, अब छोटी क्लास में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऑफकोर्स सीखा ही होगा। कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री की हो। अब आप डायरेक्ट एक लाइन भी यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, पर कई बार आपके स्कूल में मार्क्स कट डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें शो करके नहीं दिखाया होता कि परपेंडिकुलर आपने कैसे ड्रॉ किए। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? सबसे पहले आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। हमने 2 पे हमारा सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। फिर हम देखिए, 2 पे हमने 2 पे हमने हमारा राउंडर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। अब हम इस सेमी सर्कल का जो एंड आया है, ये यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम एक आर्क कट करेंगे और यहाँ से भी हम एक आर्क कट करेंगे और इस एंड से भी हम एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद वापस से इस पॉइंट पे राउंडर रखकर हम एक आर्क कट करेंगे और इस पॉइंट पे, ये आपका 90 डिग्री का एक एंगल तैयार हो गया है। आप अगर ये सब चीजें नहीं भी करते हैं तो इट डजेंट मैटर, आप एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट होता क्या है, कई बार टीचर्स इसके मार्क्स कट कर लेती है कि आपने परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन लाइन को तो ज्वाइन, इस लाइन को ज्वाइन नहीं करना है,
हमें यहाँ पे इस लाइन को देखिए, हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है, पर कैसे? 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चाहिए हमें, ठीक है। देखिए, अब क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना है, तो हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने पॉइंट क्यों मार्क किया था? ताकि हमें इसकी क्या मिल जाए, इसकी डायरेक्शन मिल जाए कि हमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो स्केल ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, जिससे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। इसीलिए हमने ये पॉइंट हमारी मार्किंग के लिए लिया था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे। आपका ये जो ए सी है, ये आपका क्या है, आंसर है। पर आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन तो हमारी ये है और इस ए सी तो यहाँ है, तो ए सी को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस ए सी को अपने राउंडर से मेजर करेंगे। ये देखिए, हम इस ए सी को हमने मेजर किया, ये ए सी कितना आ रहा है हमारे राउंडर से, इतना आ रहा है, और उसी मेजरमेंट की आर्क को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट जहां हमारी आर्क आई है, वो है हमारा पॉइंट डी, ठीक है बच्चों। और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये जो एडी है। तो अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि बिना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन अधूरा है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि 2 यूनिट्स की थी, ठीक है। अब देखिए, आपको √5 के आगे नहीं बताया है कि सेंटीमीटर लेना है, किलोमीटर लेना है, मीटर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले आप एक ए लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB, जो कि 2 यूनिट्स की होगी। उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC फ्रॉम B। अब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B से, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर BC फ्रॉम B ऑफ, जो कि कितने यूनिट्स का होगा, 1 यूनिट का। उसके बाद थर्ड स्टेप आपकी होगी ज्वाइन AC। हमने फिर A और C को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने AC को मेजर किया, ठीक है, और एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन is AD, and last AD is equals to √5 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपने डायग्राम प्रॉपर्ली बनाया है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया होगा, इसीलिए अब हम देख लेते हैं इसका एक रिकेप। हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको नहीं पता कि √5 का लेंथ जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक लगाई कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जिसका हाइपोटेनियस हम कितना बनाएंगे, √5 का बनाएंगे, ठीक है। अब हाइपोटेनियस √5 बनाने के लिए हमें उसका परपेंडिकुलर और बेस पता होना जरूरी है। परपेंडिकुलर बेस की जगह पे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड करके पहले दोनों जगह 1 रख के देखा, तो हमारा हाइपोटेनियस √2 आ रहा था, जो कि गलत हो गया। फिर हमने परपेंडिकुलर की जगह 1 रखा और बेस की जगह 2 रखा, तो हमारा हाइपोटेनियस √5 आ गया। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है और बेस हमें 2 यूनिट लेना है, तब जाके हमारा हाइपोटेनियस √5 यूनिट्स का बनेगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पे 2 सेंटीमीटर का बेस बनाया और 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर बनाया। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका 90 डिग्री का होना ज्यादा जरूरी है, तो
हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे आर्क इसलिए बनाई थी ताकि हम इसको 90 डिग्री बना पाए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है जो मैंने यहाँ पे आर्क बनाई थी, तो आप सीधे एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उस हमने पहले बेस बनाया 2 सेंटीमीटर का, फिर हमने 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाया, बस फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, √5 यूनिट्स है। पर हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, तो हमने AC को मेजर किया और इस AC को मेजर करके हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि √5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √5 की वैल्यू होती है 2.236, जिसको हमने एवरेज में माना है 2.2। जब आप AC को या AD को, AC और AD दोनों ही इक्वल है, जब आप AC और AD को मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, 2.2 यूनिट्स ही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही इजी लिखी है, जो भी मैंने आपसे कहा बस वही मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 2 यूनिट्स की, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, फिर हमने A और C को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने AC को मेजर किया, मेजर करने के बाद उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया एज AD, और वही हमारा आंसर है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। फिर भी बच्चों को नंबर लाइन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मुझे पता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब हमने अभी देखा था कि कैसे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे ही आप √9 को बिल्कुल कर सकते हैं रिप्रेजेंट, पर क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है इसीलिए वो मेथड थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए इसके लिए एक इजी मेथड है जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि 9.3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई है जो कि 9.3 सेंटीमीटर की है। अब इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। ये कितनी है बच्चों, 9.3 सेंटीमीटर। अब इस 9.3 लाइन सेगमेंट को आपको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बनानी है। पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई 9.3 सेंटीमीटर की AB, उसके बाद हमने इस लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया जो कि बन गया BC। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ बच्चों, 10.3 सेंटीमीटर। अब हम इस 10.3 सेंटीमीटर का क्या फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे। अब अगेन आप 10.3 सेंटीमीटर का सेंटर यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 10.3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपका आएगा 5.15। पर क्योंकि ये ज्योमेट्री है जिसमें आप इस चीज का यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे इस लाइन का सेंटर फाइंड किया है, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर सही है कि 10.3 का आधा कितना होता है, 5.15। पर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे उसके सेंटर तक पहुंचे। तो कैसे पहुंचे बच्चों, सबसे पहले हम मोर देन हाफ, देखिए ये लाइन सेगमेंट कितनी है, इतनी है, ठीक है, और मोर देन हाफ लेंगे हम इसका, मतलब कि थोड़ा इससे कम। जितनी बड़ी ये लाइन सेगमेंट है उससे रैंडमली हम हमारे उससे थोड़ा कम रैंडमली हम हमारे राउंडर को स्ट्रेच करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट C पे रखकर 2 आर्क बनानी है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे। सेम चीज आपको A पॉइंट पे रख के करनी है, एक आर्क आपको उसी आर्क को यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी जो 2 आर्क बनी है इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए इन्हें हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इन्हें हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये हमारे मेन कंस्ट्रक्शन का, ये हमारे मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है यही पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। जब आप इसको मेजर करके देखेंगे तो ये 5.15 ही आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, उसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया,
फिर हमने इस पूरे 10.3 सेंटीमीटर का सेंटर निकाला जो कि यह है। अब हम इस सेंटर पे हमारा राउंडर रख के क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब सेमी सर्कल आप किस लेंथ से बनाएंगे, या तो आप एओ ले सकते हैं या तो आप एसी ले सकते हैं, दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो अब आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि इस सेमी सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है, उस लाइन का कोई लेंथ नहीं है, पर आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो बी से परपेंडिकुलर हो और इस सेमी सर्कल को टच करे। यहाँ से हम लाइन बना रहे हैं, बना रहे बना रहे और ये सेमी सर्कल को टच कर गई लाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए डी। ठीक है, बस यही BD हमारा क्या है, आंसर है। अब अगेन आपको इस BD को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो हम इस BD को सबसे पहले मेजर कर लेते हैं। BD को हमने मेजर कर लिया और यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं और इस हमारी नंबर लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं BE। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है बच्चों, ये जो BE है ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई थी AB जो कि 9.3 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद हमने B को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था। B को हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था जो कि बन गया था BC। ठीक है, उसके बाद हमने AC के सेंटर को मार्क किया था O। उसके बाद हमने O को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमने B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जो कि सेमी सर्कल को टच कर रही है। सेमी सर्कल को D पे टच कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने BD को मेजर किया। उसके बाद हमने BD को मेजर किया और नंबर लाइन पे BE की तरह ड्रॉ कर दिया। और लास्ट में हमारा जो BE है वो क्या है, रूट 9.3 यूनिट्स है। ठीक है बच्चों, तो एक रिकेप ले लेते हैं कि हमने क्या किया। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था जो कि हमने पहले क्वेश्चन देखा था, उससे भी सॉल्व हो सकता था, पर हमें उसके लिए क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है तो हमने इसके लिए एक इजी मेथड देखी। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर की, फिर हमने उसे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया। ये कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर का हमने सेंटर फाइंड किया। सेंटर फाइंड करने के बाद सेंटर पे राउंडर रख के
इस सेंटर से हमने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इस सेमी सर्कल को टच करे। जहां इसने सेमी सर्कल को टच किया वो ही हमारा आंसर है। पर क्योंकि हमें उसे नंबर लाइन पे चाहिए था इसीलिए हमने बीडी को मेजर किया और इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी देख लीजिए और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर दिया है उसको आपको एक्सप्रेस करना है p अपॉन q की फॉर्म में। अब हमें पता है कि हर एक रैशनल नंबर जो होता है वो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नंबर है रैशनल है या नहीं। अब 0.5 बार का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो नंबर है वो 0 पॉइंट जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या 0.5555 रैशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्यों? क्योंकि ये रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, तो जी हाँ ये रैशनल नंबर है। तो अब हमने तो पढ़ा था कि हर एक रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमें अब इसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे let x is equals to 0.5 बार। सबसे पहले हमने x को 0.5 बार माना है। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू नंबर पे से बार हटाएंगे तो नंबर हो जाएगा 0.5555 डॉट डॉट डॉट। अगर आप डॉट 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 नहीं लगाते हैं बच्चों तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, पर क्योंकि 5 के ऊपर बार है इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको डॉट डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब x को हमने मान लिया है 0.5555। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब आपके कितने डिजिट्स के ऊपर बार है बच्चों, कितने जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 10। अब अगर आपके 2 डिजिट्स के ऊपर बार होते तो आप 10 से तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके 3 डिजिट्स पे बार होंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 डिजिट पे होंगे तो 10,000 से करेंगे। जितने डिजिट्स पे बार है आपके जो 10 की जो मल्टीपल्स होंगे आपके जीरो उस अकॉर्डिंग आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को LHS और RHS दोनों में ही 10 का मल्टीप्लाई करना है। 10 into x will be 10x। एंड देखिए बच्चों, जब भी हम किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट शिफ्ट होगा। अगर 100 से करते तो 2 डिजिट शिफ्ट होता। ठीक है, अब क्योंकि हम 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आपका नंबर हो जाएगा 0.555 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हमारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं, इसको माइनस करने में करते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। 10x माइनस x यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है 1। 10x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 9x। ठीक है, नाउ
5.555 एंड 0.5555, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ भी 5 कंटिन्यू है और यहाँ भी 5 कंटिन्यू है, तो दैट मीन्स 0। तो पॉइंट के बाद सारे नंबर क्या हो गए बच्चों, 0, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस 0 विल बी 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा बच्चों, 9x इज इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट है और उसके बाद में क्या है, 0 है। तो पॉइंट के बाद अगर आपका सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए 5.000 मीन्स 5 होंगी, ठीक है। नाउ x यही रहेगा और 9 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में RHS में, तो RHS में आके डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5/9। क्या आपको यही फाइंड करना था, आइए देखते हैं। आपको 0.5 बार को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। 0.5 बार हमने x माना था और x की वैल्यू P/Q के फॉर्म में आ गई है, इसका मतलब हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। अब हम आंसर लिखेंगे। देखिए, आप x की वैल्यू पे ही आंसर को नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं बोला है। हाँ, वो तो आपने x को सपोज किया है, ठीक है। तो एट द एंड आपको आंसर उन्हें वैसे ही देना है जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 0.5 बार इज इक्वल्स टू 5/9। अब बच्चों, अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, आप 5/9, 5 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आपका 0.5 बार नहीं आता है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। बट अगर आपका 0.5 बार आता है, मतलब 0.5555, इट मीन्स कि आपने सोल्यूशन सही किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक रिकेप देख लेते हैं हम, ठीक है। आपको 0.5 बार को आपको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। 0.5 बार क्या है बच्चों, एक एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल एक्सपेंशन है, इसका मतलब वो रैशनल है, तो इसलिए वो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। हमने 0.5 बार को x सपोज किया, उसके बाद ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट पे ही बार था। अगर 2 पे होता तो हम 100 से करते, 3 पे होता तो हम 1000 से करते। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। हमने जब इक्वेशन को माइनस किया तो हमारे पास आया 9x इज इक्वल टू 5। वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली और वो ही वैल्यू हमारी क्या है, हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं। मैं आपको इसके 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ। आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हैं और इनके डिनोमिनेटर क्या है, इररेशनल है। इररेशनल है मतलब यहाँ क्या है, रूट है, रूट वाले नंबर्स इररेशनल होते हैं। तो आपको इन्हें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, इन्हें रैशनल बनाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब √5 को रैशनल बनाना है, डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। हम √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। 1 इंटू √5, ठीक है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। एंड √5 इंटू √5 क्या होता है बच्चों, 5 होता है, ठीक है। अगर आप सेम रूट्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वो नंबर बचता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 5 जो है वो रैशनलाइज हो चुका है। अब भले ही न्यूमरेटर रैशनलाइज नहीं है, बट क्वेश्चन में हमने कहा था कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे √8 माइनस √7 है, तो हम √8 प्लस √7 करेंगे, ठीक है। अब
अभी 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी सेम, 1 इंटू √8 प्लस √7, √8 प्लस √7 अपॉन में। अब देखिए अपॉन में आपको इनको और इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, √8 माइनस √7 को हमें मल्टीप्लाई करना है √8 प्लस √7, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप न्यूमरेटर पहले एज इट इज लिख दीजिए। अब फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर विद साइन सेकेंड ब्रैकेट, नहीं समझ आया। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप पहले फर्स्ट नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सेकेंड नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और एक दूसरी मेथड है जो कि बच्चों को इजी लगती है, वो है फॉर्मूला लगाना, ठीक है। क्या ये आपको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले जैसा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज ही रहेगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा √8 का स्क्वायर क्या होगा 8 और √7 का स्क्वायर 7, तो आपका आंसर है √8 प्लस √7 अपॉन 1, ठीक है। अब 1 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया बच्चों, अगर आपको सिर्फ एक रूट में नंबर दे दिया जाता है सिंपली, तो आप क्या करेंगे, आप सेम नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इजी, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी बीच में साइन दिया है, जो भी दो रूट वाले नंबर के बीच में साइन है, उसका अपोजिट साइन लगा के आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप न्यूमरेटर से आपका जो भी आ जाएगा आप उसे सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर में आपकी हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, जिसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको न्यूमरेटर में भले ही रूट है चलेगा, बट आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, ओके। तो ये क्वेश्चन में मैंने कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम चीज आपके स्कूल में ये भी कर सकते हैं कि आपको बुक में सिखाया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और आपको करवाए और हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये दे कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो हमने मेथड डिनोमिनेटर के लिए की है वही मेथड हम न्यूमरेटर के लिए भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।